हेलो दोस्तों, जय हिंद एंड वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम सीपीओ 2025 के लिए 90 डेज प्रैक्टिस और रिवीजन सीरीज़ के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है, एसएससी ने अपना वेंडर चेंज कर दिया। इस वजह से काफ़ी लोगों का रूटीन भी चेंज हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी मन में डाउट है, जिसके कारण अलग अलग वीडियोज़ देखते हो आप और पढ़ाई में मन नहीं लगता, सिर्फ टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, इनमें किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे इंग्लिश में वोकैब ज़्यादा पढ़नी है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, या ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि टीसीएस ने तो वोकैब पे ज़्यादा फोकस किया था, इससे पहले ग्रामर अच्छे लेवल की आती थी। इसी तरीके से अरिथमेटिक और एडवांस किस पे ज़्यादा फोकस करना है। सब कुछ तो कर भी नहीं सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, हर एक चीज़ आपको बताऊँगा। और जो भी चीज़ें हैं बहुत काम की हैं, तो बहुत ध्यान से समझना और बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, वीडियो वर्थ इट है, तो ध्यान से समझते चलो बस। जैसा कि आपको पता है, जुलाई और अगस्त में आपका सीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन वेंडर चेंज होने के कारण थोड़ा सा लेट हो जाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता कितना लेट होगा, सब एज्यूम कर रहे हैं 1 महीना 2 महीना, पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम यही मान के चलेंगे कि अगस्त में तो एग्ज़ाम हो ही सकता है। ठीक है, वैसे भी पहले जुलाई और अगस्त में होता, और एसएससी 3 दिन में अपना सीपीओ का एग्ज़ाम कंप्लीट कर देती है। ठीक है, या तो 6 शिफ्ट या 9 शिफ्ट। ठीक है, जो भी अभी लास्ट के 2-3 साल का ट्रेंड है उस हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आगे कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास जुलाई तक का समय तो है ही, यानी कि मई भी है, जून भी है, जुलाई भी है, यानी आपके पास लगभग लगभग क्या एक्यूरेट 90 डेज़ हैं, यानी 3 महीने। लेकिन 3 महीने किस तरीके से आपको पढ़ने हैं। अगर ये एग्ज़ाम थोड़ा-सा लेट हो जाता है, मान लो अगस्त भी आपको मिल जाता है, तो 120 दिन आपके पास हो जाएँगे। 120 दिन के बाद कितना टाइम मिलेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हम 90 डेज़ में अपना सब कुछ कवर कर लेंगे। और ठीक सीपीओ से पहले आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हो जाएगा। मान लो जुलाई में आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ और अगस्त में आपका सीपीओ का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, एज़्यूम करके चलते हैं, या अगस्त में ही मान लो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ और अगस्त के बाद सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सीजीएल का एग्ज़ाम जब पहले होगा, तो आपको ये पता चल जाएगा यार किस तरीके से आपको पढ़ना है अब, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन जब एक बार 90 डेज़ में सब कुछ कवर कर लोगे ना, तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इस चीज़ को मैं इतना पढ़ सकता हूँ, जब सारी चीज़ें अच्छे से रिवीजन की होंगी। ठीक है, लेकिन अगर ये 3 महीने आपने बिगाड़ दिए, वेस्ट कर दिए, फिर एसएससी सीजीएल का पेपर देखा, मान लो आसान आ गया, या आपको लगा यार ये तो प्रीवियस ईयर ही है, या थोड़ा सा चेंज आएगा, फिर आपको लगा काश मैं 3 महीने पढ़ लेता तो ये इसमें ज़्यादा स्कोर आ जाता। तो ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए, इसलिए 3 महीने अपना जैसे सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं एफर्ट्स लगा पढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अगर ये 90 डेज़ आपने अच्छे से फॉलो कर लिए, तो जब आपका सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड रिवीजन किस तरीके से करना है, यानी कि स्कोर बूस्ट किस तरीके से करना है। वो जो प्रीवियस ईयर पेपर आपने अभी तक करे हैं प्रैक्टिस, उसको छोड़कर जो सीजीएल का नया पैटर्न है, जो अभी 2025 में आएगा, या जो भी आपका सिलेक्शन पोस्ट का होगा, उसके हिसाब से किस तरीके से तैयारी करनी है। तो लास्ट का जो 1 महीना होगा, उसमें अलग तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन आपको अभी अपने तरीके से जो मैं बताऊंगा वो पढ़ना है। ठीक है, चलो आते हैं काम की बात पर। देखो, रिवीजन और प्रैक्टिस सीरीज का मतलब क्या है। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि सब कुछ प्रैक्टिस नहीं करना, क्योंकि टाइम कम है। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जो आपका वीक पोर्शन है, जहाँ से नंबर कटते हैं ना, वही प्रैक्टिस करना है। आपको लग रहा है कि भाई मेरा अरिथमेटिक वीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए अरिथमेटिक में कौन सा वीक है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन है वो नहीं होते। ठीक है, मिक्सचर के हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं होते, बेसिक हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ ही आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि प्रिपेयर योर वीक टॉपिक लिस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, यानी कि एनालिसिस करके आपके पास सब कुछ होना चाहिए कि भाई ये मेरा वीक है, ये मुझे पढ़ना है, आने वाले 1 हफ्ते में ये मुझे इम्प्रूव करना है, आने वाले 1 महीने में मुझे ये इम्प्रूव करना है। हर एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तभी आप प्रैक्टिस करोगे। सब कुछ 3 महीने में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, हमें इम्प्रूवमेंट करनी है प्रैक्टिस करके। दूसरा, रिवीजन। रिवीजन करने में मज़ा बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि एक बार एक चीज़ पढ़ लेते हैं तो फिर मन करता है कि अब नहीं पढ़े। हमें लगता है कि जीके में कोई भी मान लो कोई भी डाटा हमने पढ़ा या कोई भी थ्योरी पढ़ी, नोट्स पढ़े, वो कंप्लीट करने के बाद अब मन करता है थोड़ा और ज़्यादा पढ़ लें। आपको लगता है कि इससे मेरी नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन कर पाऊँगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि रिवीजन जितना आपने पढ़ लिया बस वही रिवाइज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं और वहीं से ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन भी नहीं हो पाता, और 2-2 क्वेश्चन में, मतलब 2-2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो रिवीजन करना है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप डंके की चोट पे ऑप्शन टिक कर सकते हो, जीके में भी, इंग्लिश में भी, कि हाँ यही आंसर होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम देकर आपने देखा भी होगा कई बार, जब एकदम कॉन्फिडेंस होता है, तो आप घर पे आके हिसाब भी लगाते होगे कि यार मैथ में 45 बन जाएँगे, जिसने पहले पेपर दिया होगा, या इंग्लिश में 40 बन जाएँगे, रीज़निंग में 48 बन जाएँगे। तो एक्यूरेट जो आप सोचते हो उतना ही आता है, और 1-2 नंबर ऊपर-नीचे आ जाता है। ठीक है? इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि आपने क्या सही करा है, क्या गलत करा है। तो कॉन्फिडेंस लेकर ही एग्ज़ाम में जाना है, यानी कि वहीं आपको पता चल जाना चाहिए कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है? चलो, डू स्मार्ट वर्क फॉर टू स्कोर हाई, यानी कि
स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या है, जो मैं अभी बता चुका कि वीक टॉपिक पहचानो, उसी पे फोकस करो। वांट एनी पोस्ट या ड्रीम पोस्ट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं मेरा लेवल क्या है अभी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई आपका स्कोर आ रहा है 100 और आप सोच रहे DPSI मिल जाए, बस 3 महीने में ऐसा चमत्कार हो जाए कि एक 65 में जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरा एक 65 प्लस हो जाए, तो काफ़ी मेहनत लगेगी। और ये भी नहीं पता कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, कि आपका सब कुछ स्ट्रॉन्ग, अगर अभी 100 आ रहा है तो इसका मतलब वीक स्टूडेंट है तभी 100 आ रहा है, क्योंकि बिलो एवरेज या एवरेज से अबव होते, या एवरेज से अबव होते तो स्कोर अच्छा खासा आता। तो इतना टाइम है नहीं कि 165 प्लस आ जाए, लेकिन फिर भी आपको एक पोस्ट सिक्योर करनी है कि यार कुछ तो मिले। ठीक है, बेरोज़गारी का टाइम है और इतना मतलब कंपटीशन है, 1-1 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें कि फ़ीस ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि 100 रुपये बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन काफ़ी है। एक जब आपका सिलेक्शन नहीं होता ना, जैसे SSC GD हो गया, ठीक है, CPO हो गया, CGL हो गया, जितने भी SSC के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, CHSL हो गया, आपने इतने सारे एग्ज़ाम दे लिए लेकिन कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है, आपको लगता है कि यार कहीं एक जगह तो सिलेक्शन हो, कोई भी छोटी पोस्ट पे ही हो जाए। ठीक है, और जब एग्ज़ाम निकलता रहता है तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार CPO निकल गया, चल CGL की तैयारी करता हूँ, CHSL निकल गया, चल अब मैं CGL का लेवल मेरा इंक्रीज़ हो गया, इस तरीके से कॉन्फिडेंस आता है। तो सबसे पहले आपको एक पोस्ट लेनी है, जो वीक स्टूडेंट है जिनको लग रहा है कि नहीं मेरा अच्छा खासा स्कोर नहीं आ सकता, लेकिन इतना करना है कि अपना एक पोस्ट पे सिलेक्शन ले लो, फिर वहाँ आके अपना ड्रीम पोस्ट पे पढ़ाई करते रहना। ठीक है, और जिनका ड्रीम पोस्ट है उनको ये भी पता होना चाहिए कि भाई DPSI में सिलेक्शन लेना है तो मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो 165 तो आना ही चाहिए। प्री में अगर ये नहीं आया तो मैं मेंस में कितना लेकर आओगे, 180 प्लस। अगर ये 165 है, ये 180 तो 345, यानी कि 350 भी कट ऑफ गई है, आपको पता है अब कट ऑफ कितनी भी जा सकती है। तो एक एक नंबर से रह के फिर CISF में आ जाओगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जिनका ड्रीम ड्रीम पोस्ट DPSI है। ठीक है, तो अपने हिसाब से अपना ड्रीम पता होना चाहिए और उसकी कट ऑफ पता होनी चाहिए और एकदम एफर्ट्स लगाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद करके पढ़ते जा रहे हो। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो इंग्लिश इंग्लिश में देखो मैंने 3 सेक्शन बताए थे, वोकैब, ग्रामर और RC। ठीक है, मेंस में हम 4 सेक्शन में करते हैं, लेकिन इंग्लिश अभी हम 3 सेक्शन में करेंगे, जिसमें कि डेली आपको 100 वोकैब याद करनी है। अब डेली 100 वोकैब कौन सी याद करनी है, जो भी आपने अभी तक मार्क करी थी, जो भी हमने 120 डेज में पहले कवर करा दी, वही आपको रिवाइज़ करनी है। अब कैसे करनी है, जो भी आपने अभी तक मार्क करी है, जो आप बार बार भूल रहे थे। अब इसमें भी देखो 2 तरीके हैं, या तो आप 25-25 चारों याद कर सकते हैं, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेज, साइनो, एंटो, इस तरीके से। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि यार ईडियम, जैसे काफ़ी लोगों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मोस्टली सभी का स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसकी वो क्या भाई वन वर्ड OWS जल्दी याद हो जाते हैं, या ईडियम फ्रेज भी। और ईडियम फ्रेज थोड़े अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं CPO में, आपको ये भी पता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफ़ी लोग पढ़ते नहीं, उन्हें डायरेक्ट दिक्कत आती है साइनों में, क्योंकि वन वर्ड तो अच्छे से याद हो जाते हैं, लेकिन साइनों में इतने सारे मीनिंग हो जाते हैं, उनको याद करना बार बार भूल ही जाते हैं, रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि डेली 100 साइनो याद कर सकते हो, यानी रीड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो बार बार। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम रट्टा मार लिया, बार बार रीड करोगे, आंखों के सामने रोज आएंगे तो हो ही जाएंगे। या 50 साइनो कर लिए, 50 ईडियम फ्रेज कर लिए, अपने अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वीक पोर्शन पहचानना है, प्रैक्टिस उसी करनी है जहाँ पे आप गलती कर रहे हो। ठीक है, अब एंटो हो गई। ठीक है, एंटोनियम्स में क्या करना है, आपको याद नहीं करना, आपको डायरेक्ट MCQ प्रैक्टिस करनी है, ये भी पता होना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए। स्पेलिंग हो गई, स्पेलिंग में भी डायरेक्ट आपको याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार अलग अलग स्पेलिंग आती है, हमें लगता है ये भी सही है, क्योंकि डायरेक्ट अगर स्पेलिंग देखोगे, रीड करोगे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन जब ऑप्शन के साथ आती हैं तो दो दो स्पेलिंग भी कई बार सही लगते हैं, तो उसमें गलती होने के चांस है। इसलिए MCQ प्रैक्टिस करने, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, स्पेलिंग और एंटो की, ये बात याद रखना। ठीक है, ग्रामर में क्या करना है, ग्रामर में शॉर्ट नोट्स, जो भी आपने जैसे मान लो नाउन पढ़ लिया, अभी तक सब कुछ पढ़ लिया होगा, तो नाउन पढ़ने के बाद आपको पता होगा यार मैं ये वाले रूल नाउन के बार बार भूल रहा हूँ, तो एक पेज के अंदर वही रूल्स होने चाहिए, यानी एक पेज के अंदर नाउन खत्म, दूसरे पेज के अंदर प्रोनाउन, कंजक्शन आधे पेज के अंदर, इस तरीके से आपके पास पूरा 15 पेज में ग्रामर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे 120 रूल, 60 रूल होते हैं, इस तरीके से बहुत शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके अपने, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ा, सब बेस्ट है। उसके बाद प्रैक्टिस करने हैं आपको मिक्स एरर, मिक्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलअप, ये सब उसी में मार्क करके क्वेश्चन अच्छे अच्छे जो भी आपको मिलता है, या जो भी कोई भी ऐसा डाटा मिलता है कि नहीं यार ये मेरे नोट्स में नहीं है, उसको अपने नोट्स में लिखना है और अपडेट करना है अपने नोट्स को। अपने नोट्स इस तरीके से बनाने चाहिए कि जो मेंस में भी काम आ जाए। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक एडिटोरियल आपको डेली पढ़ना है इंग्लिश माध्यम से, 2 पैसे सोल्व करने हैं, 2 क्लोज टेस्ट, और इस बार PQRS भी आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा तीनों पोर्शन, लेकिन इसके अलावा देखो डेली आपको एक सेक्शनल मॉक देना है CPO का। अगर CPO का दे रहे हो तो एक देना है, CGL का दे रहे हो तो 2 देने हैं, यानी 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 मिनट लगेंगे। ठीक है,
और रात को लेटते टाइम या कभी भी उसका एनालाइज़ कर सकते हो। एनालाइज़ करने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आपको नहीं मिलती है, चाहे वोकैब हो या ग्रामर का रूल, अपने नोट्स में अपडेट करना है, फिर उसी को रिवाइज़ करना है। तो आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखो, ये तो एक हैबिट हो गई, ये तो रीड करना ही करना है, ये तो डेली का काम है टिल योर एग्ज़ाम, ठीक है? ये तो आदत में होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ यही पोर्शन यानी जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे, यहाँ से फिर अपडेट कर लोगे, यहाँ पे आ जाएगा। ये जो मॉक दे रहे हो यहाँ से भी जो अपडेट करोगे वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये आपका जो नोट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बार बार रिवाइज करना है, यहीं से क्वेश्चन ठीक होंगे और यहीं से आपको रिवीजन करना है, यहीं से देखना कहाँ गलती करता था। तो जब रिवीजन करोगे तो सिर्फ आपके पास ये होगा, ये एक हैबिट होगी, और यहाँ पे जो आप मार्क वो कैब रिवाइज कर रहे हो डेली, वो कम करते जाना है, यानी कि आप याद करते जाओगे तो मार्क जो है, वो जो निशान है वो कम होते जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, फ़िल्टर करके पढ़ना है, ठीक है? अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में देखो, नो योर वीक टॉपिक, सेम उसी तरीके से वीक टॉपिक पहचानना है। वीक टॉपिक में भी कौन सा टाइप वीक है, ठीक है, कौन से फॉर्मूले वीक हैं। देखो, कवर ऑल टाइप एंड फार्मूलाज। टाइप मतलब अरिथमेटिक, फार्मूलाज मतलब एडवांस। एडवांस में ज़्यादा फार्मूलाज होते हैं और अरिथमेटिक में टाइप होते हैं अलग अलग टाइप के। आपको ये पता होना चाहिए कि यार परसेंटेज में पढ़ रहा हूँ तो कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहा हूँ तो कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और TSD मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहा हूँ तो इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन मुझे दिक्कत करते हैं। रेस के क्वेश्चन दिक्कत करते हैं, लीनियर रेस के क्वेश्चन दिक्कत करते हैं, या जो एक लीड कर जाता है, या टाइम वाला, मतलब हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कहाँ दिक्कत कर रही है और उसी पे फोकस करना है, उसी की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई आज मैं TSD टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा ही पढ़ूंगा। जब आपको बेसिक चीज़ें आती हैं, 18/5 ये कन्वर्ट करके, एक ट्रेन इधर से आई एक इधर से आई, माइनस कर दिया, ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी। जो चीज़ आती है वो करनी ही नहीं है, जो चीज़ नहीं आती वो सीखनी है, उसी से सिलेक्शन होगा, ठीक है, उसी से कॉन्फिडेंस आएगा और उसी से आपका टाइम बचेगा, ठीक है? अब मैथ में देखो, एक बात बताता हूँ आपको। जैसे आप मैथ का सेक्शनल मॉक लगाते हो, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको देखो क्या फ़ायदा होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये फ़ायदा होता है, आपको पता चलता है कि हाँ यार, मैथ जब 20-30 मॉक लगा लेते हो, आपको पता चल जाता है कि रीजनिंग में इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन आएगा और इस टाइप का आएगा, सिर्फ ये इतना ही लेवल है। और रीजनिंग में सीरीज़ का क्वेश्चन हार्ड आता है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर अब नया आएगा वेंडर चेंज होके, तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। आएंगी तो वही चीज़ है, लेकिन आपको ये नहीं पता रहेगा, थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा, यानी थोड़ी स्पीड में फ़र्क आएगा। तो स्पीड में फ़र्क ना आए ना, इसलिए जो नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी वहाँ पे, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। नई नई चीज़ का मतलब जो भी आपका वीक टॉपिक है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करके जाओ। अगर यहाँ पे भी वीक है, यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा कई क्वेश्चन जो मैथ में होते हैं, जो आते हैं आपको जल्दी से हो जाते हैं, ठीक है। जो आपको नहीं आते या आपने कम प्रैक्टिस करी है, मतलब कम प्रैक्टिस भी करी है, कर तो लोगे उसको क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, यानी सोच रहे हो उसको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होके आ गया। तो उसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, बाकी समझ जाओगे धीरे धीरे। नो योर वीक टॉपिक, प्रैक्टिस 50 प्लस PYQ बाय T20 अप्रोच। T20 अप्रोच काफ़ी लोगों को पता होगी, ये मेरी T20 अप्रोच एक वीडियो में मैंने समझाया था। टाइम सेविंग अप्रोच है, किस तरीके से फास्ट क्वेश्चन करने हैं, इसको देख लेना। और जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसी को मार्क करना है, फिर रिवीजन के लिए टाइम बचाना है सैटरडे संडे, और उसको रिवाइज कर लेना तुरंत, ठीक है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस डेली 10 से 20 मिनट। कैलकुलेशन में क्या करना है, कैलकुलेशन में लेके, जैसे मान लो 1 से 20 तक आपको, 1 से 30 तक, 25 तक तो याद होंगे स्क्वायर सभी को, ठीक है। 25 के बाद 30 तक याद कर लेना स्क्वायर, और बाकी ट्रिक आनी चाहिए थोड़ी बहुत स्क्वायर की, ठीक है, कि भाई 36 का स्क्वायर किस तरीके से करते हैं, कि 36 का स्क्वायर 50 वाला भी मेथड होता है, एक यहाँ से मेथड होता है 36, 6, 9 इस तरीके से 18, ठीक है, 18 दूनी 36 इस तरीके से भी निकालते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, 50 माइनस वाला भी कर सकते हैं। क्यूब का भी आपको 1 से लेकर 30 तक पता होना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको 10 तक या 12-13 तक क्यूब याद होंगे, ठीक है, 30 तक क्यूब याद करने हैं। टेबल 20 तक याद है तो इसको भी 30 तक याद करना है, यानी 11 से लेकर 30 तक डेली लिखते जाओ इसको, ठीक है। परसेंटेज में जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 33 सही 1/3, ये सबको पता है, ठीक है। ये काफ़ी कम लोगों को पता है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको वही चीज़ें लिखनी है जहाँ आपको दिक्कत कर रही है, ठीक है, वो लिखते जाना है, रोज़ दिमाग में रहेंगे, एकदम हिट करेगा, जब कोई क्वेश्चन आएगा सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये आ गया, मान लो नया क्वेश्चन आपको लगने लगा है तो ये जी, फिर इसके आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये 2 ऐड करोगे, ठीक है। कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया इस तरीके से, तो आप इसको डिवाइड ही नहीं कर पाओगे कि 300 अलग लिखना है इस तरीके से, ठीक है। हर एक चीज़ आपको होनी चाहिए। चलो, इतनी बात आ गई समझ में। कवर करने ऑल टाइप, एक भी टाइप छूटना नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार इस टॉपिक में ये मतलब इस चैप्टर में ये टॉपिक है और ये टाइप है, एक भी नहीं छूटना चाहिए। अल्टरनेट डे पे आपको एक सेक्शनल मॉक देना है, उसमें सीखना है किस तरीके से क्वेश्चन स्किप करने हैं,
पहले कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, आपका क्या स्ट्रॉन्ग है, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है, अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग है, या अरिथमेटिक में आपका परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है, उसी के क्वेश्चन आपको पहले छूने चाहिए। ठीक है। एनालाइज में क्या करना है, रॉन्ग क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग हुए, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पाए। दो तरीका, या तो आपको आता ही नहीं है, सॉरी मतलब दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं अनअटेम्प्ट, या तो आपको आता ही नहीं है वो, या आपको आता तो है लेकिन टाइम नहीं बचा। तीसरा टाइम टेकिंग क्वेश्चन, आपने सही तो कर दिया लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लिया। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, सीखना है। क्वेश्चन सेव करने टेक्स्ट बुक में किस तरीके से करने, ऑलरेडी वीडियो बना चुका, हाउ टू यूज़ टेक्स्ट बुक। ठीक है, उसको देख लेना, फिर उसका रिवीजन करना है। लास्ट में सिर्फ एक ही काम है, रिवीजन। हम इस टारगेट सीरीज में सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे, उसी पे फोकस करना है। ठीक है। रीजनिंग काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, रीजनिंग में कुछ नहीं करना, जो भी आपका वीक टॉपिक है, आपको लग रहा है भाई फिगर सीरीज मुझसे नहीं होते ये 5 वाले क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं 5 5, मतलब 5 बॉक्स वाले, कि इसमें ये हो गया, इससे रिलेट कर रहा है, इससे रिलेट कर रहा है, इससे ऐसे ऐसे करके आपसे नहीं हो रहे, तो आपको उसकी वीडियो देखनी है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। आपको पता है कैलेंडर के क्वेश्चन अभी सीपीओ में मतलब पूछे तो जाते हैं, लेकिन अभी कई बार नहीं पूछे जा रहे, या क्लॉक के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, लेकिन सिलेबस में है तो इसको भी पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ पे फोकस करना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देंगी। ठीक है, ये मैं सोचना कि रीजनिंग में पहले स्कोर 45 प्लस तो आ ही रहा है, अब भी आ जाएगा। ठीक है, अपने आप को तैयार रखना है। इसमें भी अल्टरनेट डे सेक्शनल मॉक देना है। ठीक है, एनालाइज करना है, जिस तरीके से आपने मैथ का किया सेम उसी तरीके से क्वेश्चन सेव करना है और रिवीजन करना है। ठीक है, और रीजनिंग में स्कोर आना ही चाहिए 45 प्लस, चाहे पैटर्न चेंज हो या ना हो। जीके की बात करते हैं। जीके में देखो क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जीके ही है, जो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों में आपका 145 प्लस आ जाता है। ठीक है, लेकिन जीके में 25 प्लस, या मान लो इसमें 140 प्लस ही आया है, तो इसमें 25 प्लस, 30 प्लस, 25 से 30 नंबर आने ही चाहिए, तभी आप डीपीएसआई के लिए कॉन्फिडेंस लेकर जाओगे ना। तो किसी किसी का स्कोर ऐसा भी होता है कि भाई जीके में ज़्यादा आ रहा है, 35 भी आता है, उसकी मैथ वीक है, मैथ में मैनेज कर लेता है, चलो 40 तक ही ठीक है, या 38 तक ठीक है, इस तरीके से मतलब आते हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है। तो मेन चीज़ आपके ऊपर है, सबका अलग अलग तरीका होगा। तो देखो जीके में क्या करना है, जो भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। ठीक है, उसको रिवाइज करने के बाद या तो प्रीवियस ईयर बुक एमसीक्यू, या वन लाइनर डायरेक्ट रीड करने हैं। मान लो मुगल पढ़ लिया, मुगल पढ़ने के बाद डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या वन लाइनर आपने पढ़ी, उसमें कोई नई चीज़ मिल गई, आपको लग रहा है ये तो मेरे नोट्स में नहीं है, तो अपने नोट्स को अपडेट कर लेना है। लास्ट में सिर्फ यही चीज़ पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना है। ये तो सिर्फ ये कि फ़िल्टर करके अपने नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि यही सब कुछ है। जब आप सेक्शनल मॉक दे रहे हो, सॉरी, जब फुल मॉक दे रहे होंगे आप संडे को, तो फुल मॉक में भी आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे कि यार ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने नहीं पढ़ा, या ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, तो अपने नोट्स में अपडेट करना है। मान लो 42 अमेंडमेंट एक्ट हो गया, 44 अमेंडमेंट एक्ट हो गया, इससे कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, कई बार पूछता है कि ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, तो आप 42 लगा देते हो लेकिन होता 44 है। ठीक है, इसमें काफ़ी गलतियाँ होती हैं, तो उसी का आपको अपने नोट्स से रिवीजन करना है, जहाँ गलती हुई वहीं जाके उस दिन रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन आपको कैसे पता चलेगा किसका करना है, गलतियों से। ठीक है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टॉपिक हैं, इन्हीं को पढ़ना है, इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना। पढ़ने को 100 150 टॉपिक हैं, क्या क्या पढ़ोगे। और आपको पता है डांस स्टेट के, एक एक स्टेट का डांस आपको याद भी नहीं होगा, बार बार पढ़ोगे बार बार भूलोगे। डांस में स्टेट के डांस, क्लासिकल डांस यानी कि फोक डांस हो गए, क्लासिकल डांस हो गए, डांसर्स हो गए, उनके अवार्ड हो गए, ये 4 टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, म्यूज़िक में घरानाज हो गए, ठीक है, एक्सपोनेंट वगैरह, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है। इनको कौन कौन से पद्म विभूषण ये सब अवार्ड पता होने चाहिए। ठीक है, बुक्स में 3 तरह की बुक होंगी, एक तो करंट अफेयर वाली बुक जो नई बुक है, ठीक है, उसको करंट अफेयर में टॉपिक वाइज यहाँ पे लिखा है मैंने, कवर कर लेना। और इसके अलावा ऑटोबायोग्राफी आती हैं, इसके अलावा नॉर्मल हिस्टोरिकल बुक होती हैं। ठीक है, जैसे कि अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी, ये सब चीज़ जब हिस्ट्री में आप पढ़ोगे सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, 3 तरीके की ये चीज़ पढ़नी है। ये 7 टॉपिक लिखे, लेकिन इनके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, यहाँ से 3 टॉपिक हो गए, यहाँ से 3 टॉपिक हो गए, यहाँ से भी 3 टॉपिक हो गए। फेस्टिवल में भी आपको क्या करना है, हर एक फेस्टिवल के बारे में पता होना चाहिए, ये कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट का है। ठीक है, कौन से महीने में मनाया जाता है, और हिंदू कैलेंडर से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कई बार ये भी पूछ लेता है दिवाली हिंदू माह के कौन से महीने में मनाया जाता है ना, मतलब कि हिंदी में जो आषाढ़ ये सब होते हैं, इस हिसाब से वो पूछ लेता है, तो ये पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स में भी देखो ट्रम्प से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, करंट अफेयर में आपके जो भी हैं एशियन गेम, ओलंपिक गेम, या जो भी चल रहा है, खेलो इंडिया, कुछ भी,
उसके लिए आप वीडियो देख लेना, एक कोई भी इंडोलॉगर से कहीं भी, उसी से काम चल जाएगा। और टर्म वाला हो गया, इक्विपमेंट वाला हो गया, और इसी तरीके से आपको कवर करना है, ठीक है। बाकी तो आप कर ही लोगे। इसके भी 3-4 टॉपिक हैं, बाकी इसके लिए स्ट्रेटेजी की एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है, उसको देख लेना। और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, उसके बारे में आपको हेडक्वार्टर के बारे में पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और सेंसस 2011, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपका देखो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। डांस फेस्टिवल ये पढ़ना है, म्यूज़िक पढ़ना है, सेंसस पढ़ना है, और बुक्स और स्पोर्ट्स पढ़ना है। ये ऑर्गेनाइजेशन बाद में पढ़ लेना। अब बात करते हैं अदर। आपको लग रहा है नहीं यार मैंने तो ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से रट लिया, बहुत ही परफेक्ट तरीके से मुझे सब कुछ याद है, ठीक है। होगा नहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है नहीं मुझे तो और भी पढ़ना है। तो और किस तरीके से पढ़ोगे, जैसे काफ़ी टॉपिक है, नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, हेरिटेज साइट हो गई, डैम्स हो गए, बहुत टॉपिक है, बहुत अनलिमिटेड है, ठीक है। एक ही छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको लगेगा यार ये तो जियोग्राफी का भी टॉपिक है। तो करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आपका फुल मॉक में गलत होता है, आपको ये देखना है कि यार ये इन 7 टॉपिक से अलग था क्या, ठीक है, और उसी को अपने नोट्स में ऐड कर लेना, सिर्फ उसी के बारे में पढ़ना, ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने नोट्स को अपडेट करके रखना। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़, स्टैटिक जीके की जो भी आपकी नोटबुक है उसमें से ये 7 टॉपिक रिवीजन, और जो भी आपने अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है, मल्टीपल रिवीजन करना है इन्हीं का, बार 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 बार, वो अपने नोट्स अच्छे से बनाने हैं, ठीक है। बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में देखो टॉपिक वाइज जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट स्कीम हो गई, ठीक है, इंडेक्स हो गए, यही चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके भी 6-7 टॉपिक हैं, ये मैंने अलग से एक वीडियो बनाई, उसमें देख लेना। और अब बात करते हैं फुल मॉक की। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन क्लियर करना ज़रूरी है ना। फुल मॉक में देखो क्या है, संडे संडे को हमेशा फुल मॉक देना है और रिवीजन करना है। मॉक देकर उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फुल मॉक देना है, टेक्स्ट बुक पे दो या प्रीवियस ईयर दो, हम कराते भी हैं अपना डेली टारगेट सीरीज में, हर संडे को मॉक होता है। और उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब क्या है, क्या फ़ायदा है एनालिसिस का। ऐसा नहीं है कि मॉक दिया और मेरा स्कोर मान लो 140 आ गया, 160 आ गया, पहले 140 आया था अब 160 आ गया, मैं खुश हो गया, बस काम खत्म। नहीं, क्या, कैसे हुआ ये, कितनी परसेंटाइल है, क्या परसेंटाइल ज़्यादा है कम है, कितनी एक्यूरेसी है, कहाँ पे मैंने इंप्रूवमेंट की, इंप्रूवमेंट चेक करनी है, और कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की अब ज़रूरत है। आप डेली 3 घंटे मैथ पढ़ रहे हो, क्या पता मैथ में हमेशा 45+ ही आ रहा है, तो पढ़ने की ज़रूरत है क्या 3 घंटे। अपना टाइम जीके को दो ना, जो उसमें 20 नंबर या 15 नंबर या 12 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से हर एक चीज़ आपको इंप्रूवमेंट करनी है, उसके लिए अपना डेली शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। सिली मिस्टेक कहाँ पे हो रही है उसको इंप्रूव करना है। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, कौन से सेक्शन में नहीं हो पा रहा, ठीक है। मतलब कि आपको लग रहा है कि यार जीके में तो मेरा टाइम सही है, इंग्लिश में भी सही है, रीजनिंग में भी सही है, लेकिन मैथ में तो मैं क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहा, ठीक है। उसके लिए सेक्शन मॉक वगैरह से इंप्रूवमेंट होगी। अपडेट करने हैं नोट्स, जब मॉक दोगे एनालिसिस करोगे कोई भी नई चीज़ आएगी, अपने अपडेट करने हैं नोट्स। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लर्निंग, क्या सीखा आज के मॉक से, ठीक है। स्किपिंग, क्वेश्चन स्किप भी कर रहे हो, बस लाइन से करते जा रहे हो, बस स्टक हो जा रहे हो, प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, या पहला क्वेश्चन एकदम हार्ड आया, दूसरा हार्ड आया, तीसरा हार्ड आया, इसी में आज तुम्हें लग गया यार ये तो पूरा मॉक ही बेकार हो गया, ठीक है। ये आएगा हर बार, इससे बचना है, ठीक है। बाकी एक सीपीओ गाइडेंस बैच की बुक है, ठीक है, मतलब ई बुक, सीपीओ गाइडेंस 2025 के लिए। इसको मैं लिंक दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो पक्की भी शुभम। इसमें हर एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एक एक चीज़ का मतलब टियर 1, जब यहाँ पे क्लिक करोगे टियर 1 की स्ट्रैटेजी आ जाएगी, जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिजिकल की स्ट्रैटेजी, जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो मेडिकल की, और जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो टियर 2 के इंग्लिश की, ठीक है। मेरिट जो होती है टियर 1 टियर 2 का स्कोर पे होती है, ठीक है। तो किस तरीके से आपको पढ़ना है, जो गैप है किस तरीके से फिल करना है, 2 घंटे का एग्ज़ाम, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे टारगेट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, तो आप हमारी टारगेट सीरीज़ ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो कि 4 महीने के लिए है, ठीक है, यानी कि 120 डेज़ के लिए। और स्कैन करना है सिर्फ क्यूआर कोड, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, पेमेंट 299, सिर्फ 299 में 4 महीने के लिए टारगेट सीरीज़ है। और किस तरीके से डेमो भी दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको लग रहा है कि मुझे वीडियो चाहिए कि किस तरीके से ज्वाइन करना है, क्या क्या इस टारगेट सीरीज़ में होगा, तो एक बार ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा, कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है, कैसे सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन किन किन चीज़ों से होगा, और टारगेट सीरीज़ ज्वाइन किस तरीके से करनी है। जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये वीडियो खुल जाएगी, ठीक है, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब बात करते हैं डेमो की। काफ़ी लोगों को इंतजार होगा भाई डेमो तो पता चले किस तरीके से टारगेट है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से टारगेट सीरीज़ को डिज़ाइन किया है, ठीक है, इफेक्टिवली।
और उन्हीं टॉपिक पे फोकस है जहाँ से स्कोर आपका बढ़ सकता है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और इस बार मैंने टारगेट सीरीज में थोड़ा मतलब कि इम्प्रूवमेंट ये किया है कि जैसे कि ग्रामर है, ग्रामर में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं जो भी प्रीवियस ईयर 2-3 साल के रहे हैं उसका पूरा एनालाइज करके कि 8 से 10 नंबर की ग्रामर आती है। तो यहाँ पे हम अपना ग्रामर का रिवीजन कर रहे हैं, वीडियो की लिंक भी देता हूँ। आपको लग रहा है अपने नोट्स बना रखे हैं तो वहाँ से भी एक टॉपिक डेली रिवाइज कर सकते हो। वो कैप 25 से 27 नंबर की आती है टीयर 1 में, ठीक है, याद करनी है। वो भी कहाँ से करनी है, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जैसे आपको टाइटल, थीम टाइटल टोन इनमें दिक्कत आती है उसके लिए वीडियो, ठीक है, हर एक चीज़ मतलब मेन फोकस रहेगा आपके वीक टॉपिक्स पर। डीआई से 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं और इस बार आपने देखा होगा 4 से 5 क्वेश्चन, वैसे 2-3 क्वेश्चन आते थे सिंप्लीफिकेशन से, लेकिन इस बार 5 से 6-7 इस तरीके से क्वेश्चन भी आए हैं। तो हर एक चीज़ पे फोकस किया गया है और 2 दिन में हम इसको पहले कंप्लीट करेंगे डीआई को एक वीडियो से, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। और इसके अलावा अलग से कैलकुलेशन कि भाई 1 से लेकर 10 तक क्यूब लिखने हैं, उसको याद करना है, जैसे कि अभी मैंने बताया 20 मिनट टाइम देना है ना। और यहाँ पे लिखा भी है कि अलग से प्रैक्टिस करेंगे 2-3 दिन डीआई की। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग 3 से 5 नंबर का आता है, 4 दिन में कंप्लीट करना है। तो दूसरा दिन था 30+ क्वेश्चन करने हैं, गुड क्वेश्चन को मार्क करना है रिवीजन के लिए, कोई भी प्रीवियस की बुक से आप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से जीके में पॉलिटी का रिवीजन करते हैं, 9 दिन में रिवीजन करना है। दूसरा दिन है, लिंक दे दी, अपनी वीडियो या नोट से भी रिवाइज कर सकते हो, लेकिन जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, मान लो आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा तो उसी के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक जीके का भी कोई टास्क नहीं है, 10 से ज़्यादा नंबर की तो स्टैटिक जीके आती है। सेक्शनल मॉक की बात करें तो सेक्शनल मॉक डेली चलता है। डेली आपको सेक्शनल मॉक तो देना ही है, कभी रीजनिंग का, कभी इंग्लिश का, कभी मैथ का। और इसमें हम ना मतलब ये जो टारगेट सीरीज़ है 120 डेज टारगेट सीरीज़, इसमें हम 4 महीने में जितने भी आपके 2019 से लेकर 2024 तक के सेट है, ठीक है, संडे संडे हम 2024 का फुल मॉक देते हैं और जो टेक्स्ट बुक का फुल मॉक है वो देंगे। और जो सेक्शनल मॉक है उसमें 2023 से लेकर 2019 तक यानी कि सारा कवर कर लेंगे। क्लियर, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने सब कुछ कवर भी कर लिया, इंप्रूव भी हो गया और टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। बहुत इफेक्टिव तरीके से सब चीज़ हो जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ज्वाइन करनी चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। रिजल्ट बिल्कुल 100% मिलेगा। आप मतलब लगेगा कि यार 300 रुपये दिए हैं पर 300 रुपये से ज़्यादा चीज़ मिली है और इफेक्टिवली है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी डाउट है इसी तरीके से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। बस आपका काम है सिलेक्शन लेना, वीडियो कम देखनी है। मेरी वीडियो भी इसलिए कम आती हैं। और ऐसा नहीं कि वेंडर की वीडियो बना दो, 10 वीडियो बनाएंगे सब, ठीक है, व्यू के लिए। लेकिन आपका काम है कि डिस्ट्रैक्ट ना हो करके बस अपना वीक पोर्शन पर काम करते रहो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।